संक्षिप्त रूप से करेंगे, जो हमने पूर्व में की है विस्तार से। आज हम उस सबको फिर से उसका पुनरावलोकन करेंगे। अनादि निधन ये विश्व है, ये लोक है, किसी ने बना किन्हू न करियो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। ना तो किसी ने बनाया है और न ही कोई इसको नष्ट कर सकता है और न ही कोई इसका पालन पोषण करने वाला है, अपितु एक एक कण स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, जो अपने ही कारण से अवस्थित है, अपने ही कारण से अपने अस्तित्व को धारण किए हुए है। तो ऐसा ये लोक जहां हम आप देव मनुष्य त्रियंच नारकी ये सब रहते हैं, इसकी रचना कैसी है, इसका आकार कैसा है, इस संबंधी चर्चा तत्वार्थ सूत्र के तीसरे और चौथे अध्याय में की गई है। आइए हम चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ और सबसे पहले हम अधोलोक की चर्चा करेंगे। ये तीन लोक का चित्र आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रकार से तीन लोक की रचना बनी हुई है। जैसे कोई पुरुष अपने दोनों हाथ फैलाकर और अपने हाथ कटी कमर पर रखकर खड़ा हो, तो उस प्रकार की ये आकृति बनती है। ये अनंत अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में ये लोकाकाश की रचना है। आकाश में ये स्थिति है और इस लोक में ही 6 द्रव्य, आकाश के अतिरिक्त और 5 द्रव्य पाए जाते हैं, अथवा जहां ये 6 द्रव्य एक साथ पाए जाते हैं वही लोक कहा जाता है। ये लोक की रचना अनादि निधन इसी प्रकार से बनी हुई है ना। किसी ने बनाई नहीं है, पर बनी बनाई है और सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में बताई है। उन्होंने बनाई नहीं, उन्होंने बताई है, और वैसे ही उन्हीं के उपदेश के अनुसार आचार्य भगवंतों ने उसका वर्णन अनेक शास्त्रों में किया है। तीन ये लोक पूरा है ना। 7 राजू इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, और आगे से पीछे भी ये 7 राजू है। चौड़ाई नीचे बिल्कुल 7 राजू है, जो कि ऊपर की ओर घटते घटते मध्य में 1 राजू हो गई है। फिर ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते है ना 3.5 राजू जब बड़े मध्य लोक से, तो वहां 5 राजू इसकी चौड़ाई हो गई, और फिर से ऊपर की तरफ घटते घटते ऊपर जो 8वीं पृथ्वी है वहां तक आते आते सबसे ऊपर में फिर से 1 राजू इसकी चौड़ाई हो जाती है। इसके बिल्कुल मध्य में त्रस नाली है। इस त्रस नाली में ही स्वर्ग और नरक बिलों की रचना है, ठीक है। और यहाँ पर ही इसी में मध्य लोक के असंख्या द्वीप समुद्रों की रचना, और इसी त्रस नाड़ी में देव, नारकी और मनुष्य ये तीनों गति के जीव रहते हैं। और त्रियंच में भी जो 2 इंद्रिय से ऊपर के जीव हैं और 2 इंद्रिय और उससे ऊपर के जीव इस त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। इस प्रकार की ये व्यवस्था इस 3 लोक की है, ठीक है। इसमें जो ऊपर की तरफ बना हुआ है कलर में देखिए, वो ऊर्ध्व लोक है ना, हल्के से ये गुलाबी रंग के अंदर। नीचे की तरफ जो बना है वह नीले कलर में, वह अधोलोक है। और इन दोनों के मध्य में है ना, मध्य भाग में बिल्कुल इन दोनों की अपेक्षा अत्यंत छोटा और सकरा जो है वह मध्य लोक बना हुआ है। तीसरे अध्याय में सर्वप्रथम प्रथम सूत्र से चर्चा जो की है वो अधोलोक से चर्चा की है। इस अधोलोक के अंदर 7 पृथ्वियां है, ठीक है। 7 पृथ्वियां है, जिनको 7 नरक पृथ्वियां भी कहा जाता है। नरक पृथ्वियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके मध्य भाग में नरक के बिल है। बाकी ये पृथ्वियां तो पूरी चारों दिशाओं में लोक के अंत तक फैली हुई है। और इस लोक के चारों तरफ क्या है, 3 वात वलय है ना, सब ओर से वात वलयों से घिरा हुआ है। उन वात वलयों के नाम है गनोदधि वात वलय, गन वात वलय और तनु वात वलय, ठीक है। 3 प्रकार के हवाओं के घेरे हैं। वात वलय मतलब हवाओं के घेरे हैं। पहले वाले वात वलय में है ना जल मिश्रित
घनी हवा है, दूसरे में हवा का घनत्व अधिक है ना, पहले से थोड़ा कम, लेकिन तीसरी तनु वातवलय अत्यंत ही हल्की और बिल्कुल हल्की हवा है, ठीक है ना। और इन तीनों का है ना पतली हवा का घेरा है बिल्कुल। वर्ण भी यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। गणोदधि का वर्ण जो है वो पीले वर्ण का है ना, गोमूत्र के समान। घनवात वाले मूंग वर्ण और तनुवात वाले का अनेक प्रकार के कलर कहे हैं, पंचम 5 कलर वाला। इस प्रकार से व्यवस्था है। देखिए सबसे पहले ये प्रथम हम बात करेंगे अधोलोक की। ये अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का विभाग कैसे होता है। तो ये जो 3 लोक की रचना है, इसके बीचों बीच मध्य में त्रस नाड़ी के भी बीचों बीच में, मध्य लोक में भी मध्य में जम्बू द्वीप और उसके भी मध्य में एक सुदर्शन मेरु है, जिसे सुमेरु कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन है। 1,01,000 योजन वो जमीन के अंदर है ना, नींव है उसकी। तो सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे से जितना भी नीचे का हिस्सा है लोक के अंत तक, वो सब अधोलोक कहा जाता है। और सुमेरु पर्वत की चूली का जो 40 योजन की है, उससे ऊपर का जितना एरिया है लोक के अंत तक, उसे ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। और सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर उसकी चूलिका के मध्य का जो एरिया है, वो सब मध्य लोक की श्रेणी में आता है। तो 3 लोक के विभाग का जो कारण है वो ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। हम बात करेंगे अब सबसे पहले अधोलोक की। तो अधोलोक की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो वो देखिए 7 राजू चौड़ाई नीचे है, कम होते होते ऊपर में 1 राजू तक आ गई है ना। बाकी पूरब से और अन्यत्र ये है ना आगे से पीछे तक देखिए 7 राजू इसका विस्तार है ना। और लंबाई भी इसकी हमने देखी 7 राजू और चौड़ाई क्रमशः कम होती गई। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। इसी में 7 नरक पृथ्वियां बनी हुई है, ठीक है ना। उन सब की मोटाई अलग अलग है। प्रथम नरक पृथ्वी की मोटाई हम जान लेते हैं, 1,80,000 योजन मोटी ये प्रथम नरक की पृथ्वी है। फिर धीरे धीरे कम होती गई है। आइए हम सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र पाठ करते हैं, फिर इसको अपन और विस्तार से समझते हैं। आइए, प्रथम सूत्र, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? देखिए, रत्न प्रभा शब्द को सबके साथ जोड़ना। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा, ये 7 भूमियां गनाम्बु, वात और आकाश के सहारे स्थित है तथा क्रम से नीचे नीचे है। गनाम्बु और वात का मतलब यहाँ गणोदधि वात वलय, गण वात वलय और तनु वात वलय से है ना। तीनों ऐसे ग्रहण करने चाहिए। और फिर वे वात वलय आकाश के सहारे पर स्थित है, ठीक है। और ये 7 भूमियां जो हैं, 3 लोक के सब तरफ तो ये तीनों वात वलय ही है, लेकिन हर एक पृथ्वी के नीचे भी वात वलय है, जहां खत्म होती है तीनों वात वलय है ना। और उसके नीचे फिर आकाश का क्षेत्र है कुछ, फिर दूसरी पृथ्वी जो उसके नरक बिल वगैरह वो शुरू होती है, ये उसकी जो व्यवस्था होती है। तो ये 7 भूमियां हैं। इन्हीं 7 भूमियों को 7 नरक पृथ्वियां भी कहा जाता है। इनके नाम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो प्रभा है, इनकी जो आभा है, इनकी जो चमक है, इनकी जो है ना रंगत है, वो इस प्रकार से पहले की रत्न के समान, दूसरे की शर्करा के समान, तीसरे की बालुका के समान है ना, चौथे की पंख यानी कीचड़ के समान, पांचवे की धुएं के समान। इस प्रकार तम अंधकार महातम महा अंधकार, इस प्रकार की उन भूमियों की प्रभा है। इसलिए इन्हें ये कहा जाता है। यद्यपि इनकी प्रभा इस प्रकार की है, तथापि इनके मध्य में जो नरक बिल बने हुए वो तो सारे महा अंधकारमय ही है। ऐसा नहीं है कि रत्न प्रभा के मध्य में जो बिल बने हुए तो उन बिलों की भी प्रभा रत्नों के समान होगी, क्योंकि वे तो पृथ्वी के अंदर कुएं के सदृश बने हुए हैं। तो सारे ही सारे महा अंधकारमय ही जानने चाहिए, ठीक है। ये पृथ्वियां हैं। पहली पृथ्वी को हम जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि पहली पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है, देखिए ये 7 नरक पृथ्वियां बना हुआ है इसका चार्ट है ना। इस पहली नरक पृथ्वी के जो ऊपर का इस 3 हिस्से हैं प्रथम नरक पृथ्वी के रत्न प्रभा के, ठीक है ना, जिन्हें हम खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग कहते हैं, ठीक है। ये खर भाग जो है ये
16,000 योजन मोटा है, फिर 84,000 योजन मोटा है बीच का पंख भाग, और नीचे का अपबहुल भाग 80,000 योजन मोटाई का है। ये जो प्रथम भाग है रत्न प्रभा पृथ्वी का पहला हिस्सा है ना, खर भाग, इस खर भाग के भी 16 हिस्से हैं, जिसे 16 पृथ्वी भी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना, है ना, सभी एक हजार योजन की मोटाई वाली है। उसमें जो सबसे पहली पृथ्वी है उसका नाम है चित्रा पृथ्वी, ठीक है, जिसकी मोटाई 1000 योजन है। उसी चित्रा पृथ्वी पर मध्य लोक की रचना बनी है, और उसी चित्रा पृथ्वी पर हम और आप, हम सभी रहते हैं, ठीक है ना। रत्न प्रभा को रत्न प्रभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो खर भाग है, उस खर भाग में अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस चित्रा पृथ्वी पे हम और आप रहते हैं, ठीक है, ये चित्रा पृथ्वी है, और इस चित्रा पृथ्वी के में ही ऊपर का इस खर भाग में ही ऊपर का 1000 योजन और नीचे का 1000 योजन छोड़ के जो बीच का 14,000 योजन है, यहाँ पर व्यंतरवासी और भवनवासियों के भी भवन हैं। साथ ही दूसरा जो पंख भाग है, इन पंख भाग में भी एक प्रकार के भवनवासी और एक प्रकार के व्यंतरवासी, उनका भी असुर और राक्षस, इनका भी जो भवन है यहाँ पर पाया जाते हैं। फिर जो तीसरा अपबहुल भाग है, इसके ऊपर का 1000 योजन छोड़ के, है ना, फिर नरक शुरू होते हैं। ये प्रथम नरक यहाँ शुरू होता है। इस प्रथम नरक के 13 पटल, ये नरक भी पटलों में है ना, लेयर्स हैं। तो पहला पटल जो है, इसमें कुल 13 पटल हैं। तो पहले पटल से लेकर फिर 13वें पटल तक है। नीचे का 1000 योजन का हिस्सा छोड़ देंगे, फिर वात वाले शुरू हो जाएंगे, दूसरी पृथ्वी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन नरक पटलों में, है ना, ये नरक के पटल बने हुए हैं सर्वत्र। इन पटलों के इन पृथ्वी के मध्य में नरक पटल, वहां उसके बीच में जो बिल की संरचना है, बिल बने हुए हैं, वो बिल सारे जो हैं वो त्रस नाड़ी में बने हुए हैं ना। पूरी पृथ्वी पे बिल नहीं है शुरू से एंड तक, क्योंकि त्रस नाड़ी में ही त्रस जीव होते हैं, नार की त्रस है सारे। तो वहां पर बिल सदृश रचनाएं बनी हुई हैं, जिनको नरक बिल या नरक कहा जाता है। तो कुल 7 नरकों के बिल 84 लाख हैं, जिसमें प्रत्येक नरक के जो बिल हैं वो अलग अलग है। उनके पटल भी, प्रत्येक पटल के जो बिल हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। पढ़ते हैं अपन बिल संबंधी जो सूत्र है, किस पटल में, किस नरक भूमि में कितने बिल हैं। सूत्र क्रमांक 2 देखते हैं, देखिए। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। उन भूमियों में, है ना, 7 भूमियां, 7 नरक, उन नरक भूमियों में क्रम से मतलब नंबर 1 से, है ना, रत्न प्रभा से 30 लाख, पहली में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठे में 5 कम 1 लाख, मतलब 99,995, 1 लाख में 5 कम, और 7वें में 5 नरक बिल हैं। ये नरक बिलों की व्यवस्था है, ठीक है ना। गुफाएं हैं एक प्रकार से जमीन के अंदर वो, ठीक है ना, अंदर। तो कैसी रचनाएं होती है, देखिए। बिल 3 प्रकार के हैं, है ना, 3 प्रकार के बिल होते हैं नारकियों के, ठीक है। ये देखो बिल लिखा हुआ है, नारकियों के रहने के स्थान ढोल के पोल के समान तलगर की दाती अंदर जमीन के अंदर बने होते हैं। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, 3 प्रकार के बिल। इंद्रक बिल हर एक नरक के हर एक पटल में एक ही होता है। जैसे कि पहले नरक में 13 पटल है, अब दूसरे में कितने होंगे, इसमें 2 कम कर दीजिए, 2 कम करते करते जाइए हर एक नरक के अंदर, ठीक है। 7वें नरक तक आएंगे हम तो एक ही पटल बचेगा। ऐसे कुल मिला के 49 पटल हैं 7 नरकों में, ठीक है। लेकिन 7 नरक में 49 का मतलब ये नहीं कि हर एक में 7-7 है, हर एक में 7-7 नहीं है, 13, 11, 9, 7 ऐसे है। इन पटलों में बिल बने हुए हैं 3 प्रकार के बिल। इंद्रक बिल मतलब बिल्कुल मिडिल सेंटर में जो बिल है हर एक पटल के, वो इंद्रक बिल है ना। तो प्रथम नरक के एक पटल में, पहले पटल में 1 इंद्रक बिल, फिर दूसरे में भी 1, ऐसे 13 पटल में 13, तो कुल 49 पटलों में 49 इंद्रक बिल बने हुए हैं, ठीक है ना। और प्रथम नरक के 13 पटलों में 13 इंद्रक बिल हैं। श्रेणीबद्ध बिल जो होते हैं, उस इंद्रक बिल के उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 4 विदिशाएं, 8 तरफ श्रेणी, लाइन वाइज ये बिल बने होते हैं, ठीक है। जो श्रेणीबद्ध बिल हैं, उन श्रेणीबद्ध बिलों की जो संख्या, जो दिशाओं में बने हुए, मुख्य दिशाओं में 4 दिशाओं में, उनकी 49 है। मैं प्रथम नरक के प्रथम पटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो विदिशाओं में है उनकी संख्या है 48, ठीक है।
फिर दूसरे पटल में आएंगे तो एक एक कम कर देना दोनों में, ऐसे एक एक कम करते जाएंगे तो अपन 7वें नरक पे जब पहुंचेंगे तो वहां विदिशाओं में कोई बिल बचेंगे ही नहीं, सिर्फ दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल रहेंगे और एक सेंटर में रहेगा इंद्रक बिल, क्योंकि पट्टल भी वहां एक ही है। इसके बाद प्रकीर्णक बिल वो हैं जो कि दिशाओं और विदिशाओं में जो श्रेणीबद्ध बिल हैं उनके बीच का जो जगह खाली रह जाती है सर्वत्र, वहां पर ये प्रकीर्णक बिल बिखरे हुए, प्रकीर्णक मतलब बिखरे हुए है ना, बिल हैं। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 13 पटलों में कुल मिलाकर जितनी है ना, कितनी है कि उन 13 पटलों के श्रेणीबद्ध और इंद्रक बिलों को निकालकर जितने पटल है, किसी में 13 किसी में 11 है, उसको निकालकर जो बच जाते हैं वो सब प्रकीर्णक बिल कहे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनकी सब इन तीनों प्रकार के बिलों की संख्या मिलाकर एक नरक भूमि में पहली में 30 लाख है, दूसरे में 25 लाख है, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। ठीक है ना। ये अंदर जो पटल ये बने हुए हैं इनकी गहराई वगैरह ये सब दी हुई है ना, जैसे इंद्रक बिल है, पहला इंद्रक बिल जो है प्रथम नरक का प्रथम पटल का है ना, उस इंद्रक बिल इन सब के नाम भी दिए हुए हैं है ना। उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी 45 लाख योजन उसका विस्तार है। ठीक है ना, पूरे 2.5 द्वीप जितना उसका विस्तार है। ठीक है, गहराई जो है वो क्रमशः बढ़ती जाएगी, 1 कोस गहराई है। ठीक है, इंद्रक बिल की पहले वाले की, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7वें नरक तक आते आते जो कि 4 कोस हो जाती है और चौड़ाई घटती जाती है। ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी अंत में आते आते 1 लाख योजन व्यास रह जाएगा अंतिम जो पटल है 7वें नरक का। ठीक है ना, उसका नाम अवधि स्थान पटल है ना। इस प्रकार से नाम दिए हुए सबके, और इनमें नारकी रहते हैं। नारकीय प्रथम नरक में सर्वाधिक नारकी हैं और 7वें नरक में सबसे कम नारकी रहते हैं। नारकियों की आयु वगैरह की भी सब दिया है जो हम आगे सूत्र के माध्यम से समझेंगे। इन नरक बिलों में वे नारकी अनेक प्रकार के दुख और अनेक प्रकार की वेदनाएं वहां पे सहन करते हैं, अनेक प्रकार के दुखों से दुखित रहते हैं। ठीक है ना, मुख्य प्रकार से 4 तरह के उनके वहां पर दुख हैं, क्षेत्रकृत दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और परकृत दुख। ठीक है, जिसमें दूसरे नारकी भी आ गए और असुर कुमार देव भी आ गए। ठीक है ना, ये उनके वहां पर दुख होते हैं, देखते हैं हम। ठीक है, कौन कौन से दुख वे वहां उठाते हैं। सूत्र क्रमांक 3 देखिए, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका मतलब जो नारकी हैं उनके नित्य निरंतर ही अशुभतर तो लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती है। अशुभतर मतलब किसके मुकाबले अशुभतर, तो तिरंज के मुकाबले नरकों में दुख अधिक, प्रथम के मुकाबले द्वितीय में अधिक, द्वितीय के मुकाबले तृतीय में अधिक। ये चीजें क्रमशः जितनी बताइए सब दुखदायी रूप से बढ़ती जाती है। ठीक है ना। लेश्या तो इनके जो द्रव्य लेश्या मतलब शरीर का रंग वो तो सबके कृष्ण काला ही होता है ना, लेकिन भाव लेश्या जो है वो 3 अशुभ लेश्या है ना, कृष्ण, नील और कापोत, वो होती है। ठीक है, उसमें भी प्रत्येक किस किस नरक में कौन कौन सी लेश्या है तो वो बताया है, जैसे कि पहले और दूसरे में कापोत लेश्या। ठीक है, फिर तीसरे के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, कापोत और नीचे नील, चौथे में नील है ना, 5वें में ऊपरी हिस्से में नील और निचले हिस्से में कृष्ण, छठे में कृष्ण और 7वें में परम कृष्ण लेश्या। इस प्रकार से इनकी लेश्या होती है। लेश्या मतलब उनके कषाय के परिणाम। ठीक है, परिणाम से अर्थ यहाँ पर लिया हुआ है उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में है वहां का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो सब भी कैसा होता है, निरंतर अशुभ अशुभ बढ़ता जाता है। लेकिन पहले नरक की भूमि के स्पर्श में जितना दुख है दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा, इस प्रकार से बढ़ता जाता है ना। इसी प्रकार से वहां की मिट्टी की गंध को अगर लें अपन तो गंध प्रथम नरक के प्रथम पटल की मिट्टी अगर अपन लेते हैं, ठीक है ना, प्रथम नरक की मिट्टी अगर अपन लेते हैं तो उससे आधे कोस के जीव जो है वो मर जाते हैं, फिर आधा 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 ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो वो 7वें नरक में 24.5 कोस तक के जीव मर जाए। ठीक है ना, उस गंध से ही मध्यलोक में यहाँ आ जाए हमारे यहाँ पे, तो इस प्रकार की उसकी स्थिति होती है। वेदना, वेदना अनेक प्रकार की वेदना उनको है, भूख की वेदना, प्यास की वेदना, ठंड की, गर्मी की, है ना, शरीर की वेदना, हर रोम के अंदर रोग उनके
है ना, इस प्रकार। और वेदना स्पर्श करते ही वेदना होती है। जन्म लेते समय जिस उत्पाद स्थान से वो जन्म लेते हैं वो स्थान भी बड़े ही दुखदायी हैं। नीचे गिरते ही आयुधों पर गिरते हैं और फिर उछलते हैं। पहले नरक में कितना वे उछलते हैं उसका प्रमाण भी दिया हुआ है। और सातवें नरक तक आते आते वो जो उछलने का जो क्षेत्र है वो भी बहुत अधिक उनका बढ़ जाता है। फिर जैसे वे धरती पर स्थिर स्थिर होते हैं तो अन्य नारकी उन्हें अनेक प्रकार के कटु वचन कहते हैं, है ना। और इनके मध्य में परस्पर बैरभाव रहता है, सहज बैरभाव रहता है, ठीक है। और विभंगावधि ज्ञान से, विभंग ज्ञान से वे एक दूसरे को साथ में बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही करते हैं और अनेक प्रकार से एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, ठीक है ना। भूख प्यास का कोई अंत नहीं है और खाने पीने कुछ मिलता है नहीं, ठीक है। इस प्रकार की वहां स्थिति रहती है। नरक के जो बिल हैं वे 4 नरक तक तो सारे बिल उष्ण ही है, गर्म ही है। और 5वें नरक का 4 हिस्से करें अगर 5वें नरक के बिल के, तो उसका 1/4 हिस्सा मतलब 3 लाख बिल है, तो 25,000 3 लाख बिल है उसके। तो 5वें नरक के बिलों की संख्या है ना, तो उसमें कुल मिला के जो 82,25,000 बिल जो हैं वो गर्म है, ठीक है। और बाकी 1,75,000 जो बिल हैं वो ठंडे हैं, शीत है। 6ठे 7वें नरक के अंदर जो है ना, 5वें नरक का ऊपरी हिस्सा में कुछ बिल जो है वो गर्म है और बाकी उसके नीचे के बिल ठंडे हैं। और 6ठा 7वां नरक के बिल भी अत्यंत ही शीत हैं। तो वहां गर्मी, इस प्रकार से वे गर्मी और सर्दी की, है ना, अपने अपने नरक के अनुसार वेदना जो है वो ग्रहण झेलते हैं, उन्हें वो उठाना पड़ता है। ये सारा वहां पे कष्ट उन्हें, विक्रिया विक्रिया भी उनकी अशुभ होती है। अपृथकत्व मतलब अनेक रूप नहीं बना सकते अपने शरीर को, अनेक रूप से चील कबूतर हिंसक पशु के रूप में अनेक आयुध का रूप बना लेते हैं, अन्यों को कष्ट वे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार की है वहां व्यवस्था होती है। और परस्परोदीरित दुख, तथा वे परस्पर उत्पन्न किए आपस में भी एक दूसरे को दुख देते हैं बहुत वेरवश। और संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, है ना। और चौथी भूमि से पहले तक वे संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनमें भी सारे नहीं, है ना, जो अम्बावरिश जाति आदि के जो देव होते हैं वे जो स्वयं भी दुखी हैं, संक्लिष्ट हैं, और वे इनको आपस में लड़वाते हैं, भिड़वाते हैं, अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं और अपना आनंद महसूस करते हैं। इस प्रकार से वहां नारकियों को शारीरिक मानसिक क्षेत्रकृत परकृत अनेक प्रकार के दुख होते हैं, है ना, जो हम बता भी नहीं सकते, कह भी नहीं, इतने दुख उन्हें वहां पर हैं। इतने दुख वहां पर हैं, लेकिन फिर भी उनको आयु तो पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दुख है तो अपनी आयु को जल्दी खत्म कर दें। कितनी क्या आयु है देखिए, सूत्र नंबर 6, तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। जो उनकी उत्कृष्ट स्थिति है वो कितनी है देखिए। उन नरकों में जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से, प्रथम नरक में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 7, चौथे में 10, 5वें में 17, छठे में 22 और 7वें में 33 सागरोपम यानी 33 सागर की होती है, ठीक है। और जगन्य स्थिति भी सबकी प्रथम पटल जो होगा उनका, उसमें उसकी जगन्य स्थिति होगी, और जो उसका अंतिम पटल होगा उसमें जितनी स्थिति होगी वो उसकी उत्कृष्ट स्थिति बनेगी, ठीक है ना। उसमें भी, और मध्यम स्थिति, इन दोनों के मध्य की जो स्थिति, मध्यम प्रथम किस नरक में कितनी उत्कृष्ट है, कितनी जगन्य है, वो भी सब प्रमाण दिया हुआ। ये हमें उत्कृष्ट स्थिति है, ये हमें ख्याल में होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से नरकों की व्यवस्था होती है। नरक से किस नरक में कौन सा जीव, तो देखिए पहले नरक में असेनी पंचेंद्रीय जीव भी जा सकता है, सेनी तो जाता ही है, ठीक है ना। दूसरे में असेनी फिर दूसरे में नहीं जा सकते, दूसरे में सेनी के अंदर गो सरिसर्प इत्यादि पर वे उससे आगे जो दिए हुए हैं, ये इससे आगे नहीं जा सकते। इससे जो ऊपर ऊपर वाले वो नीचे में जा सकते हैं, ठीक है ना, वो बात है। पर असेनी पंचेंद्रीय जो है वो दूसरे में चला जाएगा, तीसरे में चौथे में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तृतीय नरक में पक्षी तक जा सकते हैं, सर्प इत्यादि चौथे नरक तक जा सकते हैं, सिंह आदि क्रूर पशु पंचम नरक तक, स्त्री छठे नरक तक, है ना। पुरुष और मत्स्य जो वज्र वृषभ नारा सैनन वाले वो 7वें नरक तक जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है और ये सारा वहां रहता है ना। और पहले से लेकर छठे नरक तक के जीव सम्यक दर्शन के साथ वहां से बाहर भी आ सकते हैं,
लेकिन सातवें नरक का जीव मिथ्या दर्शन के साथ ही जाएगा और नियम से मिथ्या दर्शन के साथ ही आएगा। और समय और अन्य दूसरे नरक से लेकर छठे नरक तक भी जाएंगे तो मिथ्या दर्शन के साथ ही, लेकिन बस प्रथम नरक में सम्यक्त्व के साथ जा सकता है, ठीक है, लेकिन निकल जो है वो सम्यक्त्व के साथ निकल सकते हैं छठे तक, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था ये नरकों की होती है। अब आगे चलते हैं मध्य लोक की तरफ, जहां हम और आप रहते हैं। इस मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बस्तियां हैं वो अधोलोक की तरह ऊपर नीचे नीचे अधा अधा नहीं होके तिरछी बसी हुई है, ठीक है ना। इस सूत्र क्रमांक आप 7 देखिए। इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, जिनके नाम देखिए क्या, सूत्र क्रमांक 7 देखिए। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जम्बू द्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवणोद आदि शुभ नाम वाले समुद्र इस मध्य लोक में जो रचना है, इस मध्य लोक है ना, बिल्कुल मध्य में जो है, वहां सबसे मध्य में मध्य लोक के जम्बू द्वीप बना हुआ है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ है ना लवणोद समुद्र बना हुआ है, उसके चारों तरफ फिर द्वीप बना हुआ है, धातकी खंड, उसके चारों तरफ फिर कालोदधी समुद्र, जिसे कालोद समुद्र भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, ऐसे ऐसे करके द्वीप समुद्र की रचना बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये सभी एक समान नहीं है, उनका जो विस्तार है, व्यास है, वो एक दूसरे से अधिक अधिक बढ़ता गया है। कितना कितना कैसा है, तो 8वां सूत्र देखिए। द्वीर द्वीर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। वे सभी द्वीप और समुद्र दूने दूने व्यास वाले पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी के आकार वाले हैं। मध्य का जो जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का है, और इसके बाद जितने भी समुद्र द्वीप है वे सब चूड़ी के आकार के हैं। अपने पहले वाले द्वीप और समुद्रों को क्या किया हुआ है, वेष्टित, घेरे हुए हैं, है ना, और उनसे दूने दूने विस्तार, जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन विस्तार है, ठीक है ना। तो फिर उधर जो उसके पास समुद्र है उसका एक दिशा में व्यास 2 लाख, दूसरे में 2 लाख, ऐसे करके व्यास बढ़ता जाता है ना। इस तरह से उसकी जो विस्तार है वो दूना दूने रूप से बढ़ता ही जाता है सबका, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था इस मध्य लोक की है, ठीक है ना। मध्य लोक कहाँ है हम जानते हैं ना, मेरू की जड़ से मेरू की चूलिका तक इसकी ऊंचाई, जितनी मेरू की ऊंचाई 1,40,000 योजन, ठीक है। लंबाई 1 राजू है ना, चौड़ाई 1 राजू मध्य लोक, जहां पर असंख्यात द्वीप संपन्न हुए, वहां की बात हो रही है, त्रस नाड़ी के मध्य की। कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं यहाँ पर, तिर्यंच रहते हैं, ठीक है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष इत्यादि देव इनका निवास स्थान है मुख्य रूप से। और असंख्यात द्वीप समुद्र जब खत्म होते हैं तो शुरुआत जम्बू द्वीप से होती है, अंत होता है स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र पर, स्वयंभू रमण समुद्र पर इसका अंत होता है। क्योंकि ये गोल है तो अंत में भी वो त्रस नाड़ी तो चौकोर है, तो अंत में 4 कोने बच जाएंगे, तो उन 4 कोनों पर भी भूमि है, ठीक है ना। इस प्रकार की व्यवस्था इस मध्य लोक की रहती है, ठीक है। अब और क्या है मध्य लोक में, तो सबसे बीच में जो जम्बू द्वीप था उसके बीच में क्या है देखते हैं अपन, सबसे बीचों बीच क्या है जम्बू द्वीप की बातें। तन मध्य मेरु नाभीर वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। तन मध्य, उन सब के बीच में, उन सब द्वीप समुद्रों के बीचों बीच में, जिसकी बिल्कुल गोल, ठीक है, देखिए सूत्र पढ़िए, उन सबके बीच में गोल और 1 लाख योजन विष्कंभ वाला जम्बू द्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान मेरु पर्वत है। सबसे बीचों बीच में उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के जम्बू द्वीप है। इसका नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक स्थान है ना सुमेरु पर्वत के ऊपर की तरफ, उत्तर कुरु भोग भूमि, उसमें एक जम्बू नाम का वृक्ष है पृथ्वी का, इसलिए जम्बू द्वीप नाम पड़ गया, ठीक है। 1 लाख योजन विष्कंभ, 1 लाख योजन व्यास वाला जम्बू द्वीप है, और उसके बीचों बीच में वो सुमेरु पर्वत है, ठीक है। सुमेरु पर्वत के बारे में हमने जाना था विस्तार से, ठीक है ना। सुमेरु पर्वत की रचना 1,40,000 योजन की, धरती के अंदर 1000 योजन है। इस सुमेरु पर्वत के ऊपर चूलिका है 40 योजन की, है ना। 4 वन है इससे संबंधित धरती पर, भद्रसाल वन, ठीक है। उसके ऊपर फिर नंदन वन, उसके बाद ऊपर फिर सोमरस वन और फिर पांडुक वन, ठीक है। इस प्रकार से 4 वन बने हुए हैं। उन चारों वनों में चारों दिशाओं में अकृत्रिम जिन चैत्यालय बने हुए हैं। और पांडुक वन जो है उस पर 4 दिशाओं में 4 शिलाएं, उस पर पांडुक शिला बनी हुई है, जिस पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ये सब बातें हमने जानी थी, ठीक है। और इसी तरह से 5 मेरु बने हुए हैं डाई द्वीप के अंदर, जिसमें से सबसे बड़ा जो बीच का है वो सुदर्शन मेरु है, फिर अचल, मंदर, फिर विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली भी हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था रहती है।
ठीक है, ये देखो यहाँ बताया भी हुआ है किस वन, कौन सा वन कितनी ऊंचाई पर जाकर बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरू पर्वत है बीच में। और अब और क्या है कि 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है ये जम्बू द्वीप। तो देखिए क्षेत्र कौन से हैं, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत इरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्रों के नाम में वर्ष का मतलब क्षेत्र भी होता है। तो भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र इस जम्बू द्वीप के बने हुए हैं। और ये जो 7 क्षेत्र बनते हैं, ये 7 क्षेत्र इन 6 पर्वतों के कारण से बन जाए। इसमें जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में हम और आप रहते हैं। ये देखिए रचना यहाँ पर है ना, इस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। इसके बाद फिर हेमवत क्षेत्र है, फिर हरि क्षेत्र, देखो लिखा भी हुआ है, फिर ये सुमेरु पर्वत है, इसके ये जो पीला पीला दिख रहा है सारा विदेह क्षेत्र है, फिर रम्यक क्षेत्र, फिर हिरण्यवत और फिर अंत में ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत और भरत एक जैसे हैं, ठीक है, हिरण्यवत और हेमवत एक जैसे हैं, रम्यक और हरि एक जैसे हैं, ठीक है, और विदेह क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र है ही। इस प्रकार से 7 क्षेत्र ये हैं, ठीक है। इसमें भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं, जिसमें एक आर्य खंड होता है, वहां पर 24 तीर्थंकर इत्यादि होते हैं। विदेह क्षेत्र में भी 20 तीर्थंकर होते हैं, है ना। पूर्व विदेह पश्चिम विदेह के 2 भेद यहाँ पर किए हुए हैं, जिसमें विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं। जम्बू द्वीप वाले में 4 और अन्यों में 8-8, ऐसे 2.5 द्वीप में कुल विदेह क्षेत्र 5 विदेह क्षेत्र में उनमें 20 तीर्थंकर रहते हैं, ठीक है। और क्या है कि जिन पर्वतों ने इन्हें बांट रखा है वे 6 पर्वत होते हैं। क्या नाम है देखो उनके, ये म्लेच्छ खंड के ऊपर देखिए, हिमवन, महाहिमवन, फिर निषद, फिर नील, रुक्मी और शिखरी, ये पर्वत हैं सारे इसके ऊपर, जिनकी वजह से ये 6 भागों में बढ़ गया है। सूत्र देखते हैं, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबे, दोनों तरफ लवण समुद्र को छू रहे हैं ऐसे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत हैं, ठीक है। इन पर्वतों के कलर कैसा है, क्या विशेषता है, हेमार्जुन, तपनी, वेडूरी, रजत, हेममया, ये 6 पर्वत क्रम से सोना, चांदी, तपाया हुआ सोना, वेडूरी मणि, नील मणि, है ना, मोर की गर्दन जैसी नीली होती वैसे चांदी और सोना इनके समान रंग वाले होते हैं, ठीक है। और क्या विशेषता है कि मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारा, इनके पार्श्व भाग मणियों से चित्र विचित्र अनेक रंगों से युक्त हैं, ठीक है ना, मणियों के कारण से। और ऊपर, मूल और नीचे तीनों जगह इनका जो विस्तार है वो विस्तार कैसा है, एक जैसा है, अर्थात दीवार की भांति इनकी रचना बनी हुई है, ठीक है। इन पर्वतों के ऊपर सरोवर बने हुए हैं। कौन कौन से सरोवर देखिए, पद्म, महापद्म, सूत्र क्रमांक 14 देखिए, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषाम उपरी। इन पर्वतों पर क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक ये तालाब है ना। हिमवन पर पद्म, फिर महाहिमवन पर महापद्म, ऐसे ये क्रम हम जाने, ठीक है। इन जो तालाब हैं, ठीक है, तालाब सरोवर हृद बने हुए हैं, बड़े बड़े हैं, इनका विस्तार कितना है तो इसका हम सूत्र एक सामान्य ध्यान रखेंगे हर एक के लिए हमको जानना हो तो, ठीक है, कि ये देखो ये जो सरोवर दिए, जो पर्वत दिए हुए ना, इन पर्वतों की ऊंचाई दी हुई है, हिमवन की, महाहिमवन की, तो जितनी इनकी ऊंचाई है उससे 10 गुना तो इनकी पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई जो सरोवर है उनकी, ठीक है, और उससे 5 गुना उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनकी लंबाई ले लीजिए और उसका 10 का भाग कर दो, 10वां हिस्सा इसकी गहराई है। जैसे पहला 100 योजन का है तो पूरब से पश्चिम तक 1000 योजन जो इस पद्म सरोवर की लंबाई हो गई, उत्तर से दक्षिण तक 5 से 500 योजन हो गया और गहराई 10 योजन उसकी हो गई, ठीक है। आगे डबल करना, महापद्म में इससे डबल और तिगिंच में इससे डबल, फिर जैसी ऊपर की रचना है वैसी नीचे की रचना है, ठीक है ना। तो पद्म के समान ऊपर का पुंडरीक है, महापुंडरीक के समान महापद्म और तिगिंच के समान केसरी पर्वत है ना, केसरी ये सरोवर है। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इन सरोवरों में क्या है, इन सरोवरों का देखो विस्तार भी दिया हुआ है, सूत्र 15 देखिए, प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्थ विष्कंभो रदः, पहला तालाब यानी कि पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा और इससे आधा चौड़ा है। पूरब से पश्चिम तो 1000 योजन और इससे आधा मतलब 500 योजन पूरा उत्तर से दक्षिण तक है, 10 योजन गहरा, 10 योजनावगाहः, 10 योजन गहरा है ना, ये आ गया इसका प्रमाण।
इसके बीच में क्या है कि सबके बीच में एक एक कमल है, मुख्य कमल। तो तन मध्य योजनम पुष्करम, इसके बीच में 1 योजन विस्तार वाला कमल है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन है ना, और उसकी व्यास उसका भी 1 योजन का होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, 1 योजन का। पहले वाले की बात हो रही है। अब तो फिर दूसरे में क्या हुआ, तो देखिए तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च, आगे के तालाब और कमल दूने दूने हैं, जो आगे के तालाब हैं तीसरे तक, ध्यान रखना, पहला पद्म महा से डबल महापद्म, इसका विस्तार गहराई, इसमें जो कमल है उसका विस्तार सब कुछ, फिर उससे डबल तिगिंच में लंबाई गहराई है ना उसकी, जो कमल है उसका विस्तार सब कुछ उससे डबल हो जाएगा। फिर तिगंच के समान केसरी का, महापद्म के समान महापुंडरीक का, और पद्म के समान पुंडरीक का, इस प्रकार की व्यवस्था है। उस कमल में क्या है, कमल के बीचों बीच जो कर्णिका है, पहले वाले की जो है 2 कोस व्यास वाली है, उस पर क्या है देखिए, तन निवासिन्यो देव्य श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित स सामानिक परिषद का, उन कमलों पर देवियों के निवास है, जिनके नाम क्या है, श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। हर एक सरोवर पर के कमल के बीच में मुख्य कमल, उस पर एक एक देवी, उसका भवन, ये मुख्य देवियां, ये देवियां वहां पर सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ वे निवास करती हैं, ये मुख्य है, दूसरे भी देव होते हैं, ठीक है। और इनकी स्थिति कितनी होती है, इनकी आयु 1 पल्योपम, सबकी आयु जो है वो होती है, ठीक है। तो ये मुख्य कमल है, और परिवार कमल में 1,40,115 कमल और भी उस पद्म सरोवर की बात कर रहे हैं खाली, है ना, उसमें होते हैं। फिर सब उससे डबल हो जाएगा महापद्म में, लेकिन देवी एक ही रहेगी, मुख्य कमल एक ही रहेगा, वो 2 नहीं होंगे, वो एक ही रहेंगे, बाकी जो दूसरे हैं वो संख्या जो है वो डबल हो जाएगी। एक और बात, जितना विस्तार और इसका मुख्य कमल का है ना, ऊंचाई, वो सब कुछ उससे आधा जो है वो अन्य कमल जो होते हैं वे होते हैं। इस प्रकार की ये व्यवस्था मध्य लोक में रहती है ना। और फिर अब ये जो सरोवर है, इन सरोवर से नदियां निकलती है, जो नदियां इस पूरे जम्बू द्वीप में बहती हुई लवण समुद्र में जाकर गिरती है, तो वो नदियों का क्या स्वरूप है, वो कौन कौन सी है, कहाँ से कौन सी निकलती है, ये सब हम सूत्र क्रमांक 20 और उससे आगे की जो चर्चा करेंगे वहां पर, और जो शेष स्वरूप जम्बू द्वीप का है वो अपन जानेंगे। तो यहाँ तक हमने इस तीसरे अध्याय के 19 सूत्रों की चर्चा की, जिसमें हमने नरकों के बारे में जाना, मध्यलोक के बारे में जाना, मध्यलोक में जम्बू द्वीप है उसके बारे में, और जम्बू द्वीप के अंदर जो 7 क्षेत्र हैं, 6 तालाब है, उन तालाबों पर जो सरोवर है, उन सरोवरों में जो कमल है, और कमलों पर जो देवियां रहती है, उन सब के बारे में जाना है, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 1 से 19 तक की चर्चा की है, शेष चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे। चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप कक्षा अगली ज्वाइन करें।